जय हिंद दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस के क्लास 8th चैप्टर नंबर 1 के साइंस में। और आई होप आप सभी घर पर अभी आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 को, जो कि क्लास 8 साइंस से होगा। इससे पहले कि हम डिस्कस करें, वीडियो को शुरू करें, यहाँ देखिए चैप्टर नंबर 1 से लेकर और 9 तक चैप्टर जो होंगे आपके टर्म 1 में इंक्लूड रहेंगे, और 10 से लेकर 18 तक के जो चैप्टर हैं आपके ये टर्म 2 में रहते हैं। सो अगर टर्म सिस्टम इज इन फोर्स कंटिन्यू रहता है तो ये इस तरह से हमारे टर्म 1 और 2 के सिलेबस में रहना है। सो आज हम डिस्कस करने वाले द फर्स्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 है, इसमें हम बात कर रहे हैं। तो आपने अगर क्लास 7th के और 8th के कुछ और वीडियो देखने हैं तो आप टीचर ट्यूब को विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। हम प्रोवाइड करते हैं क्लास 6 से 10 तक के सभी क्लास के साइंस से रिलेटेड सभी लेसन के वीडियो लेसन हम प्रोवाइड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन इज क्रॉप। तो देखिए, जो कि लेसन के नेम से ही हमें पता चल रहा है। सो क्रॉप जो है उसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो बहुत ही इजीली हम कह सकते हैं, हियर यू सी द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन टुगेदर एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। यानी एक जैसे सेम काइंड ऑफ प्लांट एक जगह सेम प्लेस पर और एक लार्ज स्केल पर अगर उगाए जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड क्रॉप। तो यहाँ आप देख रहे हो पैडी क्रॉप है, व्हीट क्रॉप है, मेज क्रॉप है, और ये एक और ग्रीन क्रॉप कोई कैबेज वगैरह की क्रॉप हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होती हैं, उनमें अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले देखिए सेरेल क्रॉप्स, जिसमें मोटा अनाज आता है जैसे राइस, व्हीट एंड मेज। देन सेकंड वन इज पल्स क्रॉप, जो दालें जो इंक्लूड हैं इसमें ग्राम, पीज, बीन्स एटसेट्रा। एंड देन थर्ड जो इज द वेजिटेबल क्रॉप। वेजिटेबल क्रॉप में हमारे ऑनियन, पोटैटो, कैबेज और बहुत सारी और भी हैं, आप सबको पता है। इसके बाद आते हैं फ्रूट क्रॉप्स में, दैट इज एप्पल, ऑरेंज एंड बनान। एंड फाइबर क्रॉप्स में कॉटन और जूट। ये कॉटन और जूट के बारे में आप क्लास 6 7th में भी पढ़े हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी कॉटन से बने एक एक प्रोडक्ट का नाम बताएं जो हम डेली यूज में काम में लेते हैं, और इसी तरह से जूट से बने किसी प्रोडक्ट का नाम आप बताएं, कोई भी एक प्रोडक्ट जो आपने स्टडी किया है पिछली क्लास में या आपने पर्सनली यूज किया है। ठीक है, देन इट कम्स द ऑयल सीड क्रॉप्स। ऑयल सीड क्रॉप्स में लाइक सनफ्लावर, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, इन सब के ऑयल हम देखते हैं, आप किचन में अपने घर में रखते हैं। आप पेरेंट्स से बात करके कुछ ऑयल सीड, क्रॉप सीड्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। देन इट कम्स टाइम बेस के ऊपर डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज खरीफ एंड द सेकंड वन इज रबी क्रॉप्स। सो खरीफ क्रॉप्स आर द क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग रेनी सीजन। यानी रेनी सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उनको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। एंड दीज आर ग्रोन फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। फॉर एग्जाम्पल पैडी, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन एंड सोयाबीन etc. Some more also there. If you are living with your grandparents, then you can ask them, okay, कि what are the crops included in kharif crops. They will definitely tell you about this. Second is rabi crops. Rabi crops are the crops that are grown during the winter season from the month of October to the month of March. For example, wheat, grams, peas, mustard and linseed etc. So ऐसे बच्चे जो सिटी से बिलोंग करते हैं, गांव में कभी मोस्टली नहीं जा पाते हैं, वो अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ में बातचीत करके कुछ और क्रॉप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ कुछ क्रॉप्स के नाम, डायग्राम, पिक्चर यहाँ पे शो की गई है। अगर आप में से आपने इन पिक्चर्स में से किसी भी एक या एक से ज्यादा क्रॉप को
रियल लाइफ में नहीं देखा है तो आप कमेंट जरूर करें, और अगर देखा है तो आप बताएं आपने कहां देखा, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपने इसको कब और कहां पर देखा। नेक्स्ट इट कम्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब एग्रीकल्चर करने में जो प्रैक्टिस है, जो काम हमें करने पड़ते हैं, जो जो प्रोसेस हमें करने पड़ती है, उन सब प्रोसेस को हम एग्रीकल्चरल प्रोसेस में प्रैक्टिसेस में काउंट करते हैं। कौन कौन सी दीज प्रैक्टिसेस हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द फार्मर्स फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स आर कॉल्ड द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि वो एक्टिविटीज जो क्रॉप कल्टीवेशन में यूज की जाती हैं, उन सभी एक्टिविटीज को एक इंक्लूड रूप में, कंक्लूजन रूप में, या हम कहें एक ग्रुप के रूप में उनको बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। कुछ मेन स्टेप्स हैं जो एग्रीकल्चरल स्टेप्स में प्रैक्टिसेस में लिए जाते हैं, तो वो हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना, सोइंग ऑफ सीड्स, फिर सीड सोइंग करना, देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल, देन इरिगेशन ऑफ द क्रॉप, then protection the production from the weeds, then harvesting, and last one is the storage. So इनको वन बाय वन हम आगे डिस्कस करते हैं। यहां पर द फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना, क्रॉप के लिए सॉइल को प्रिपेयर कैसे करते हैं, देखिए आप यहां कुछ डायग्राम देख रहे हैं, कुछ पिक्चर्स यहां पर देख रहे होंगे। तो यहां जिस ये लेफ्ट साइड में पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 2, 3, 4 और 5 पिक्चर्स यहां पर हैं। सो आपने किन लोगों ने इनमें से ये जो पिक्चर नंबर 1, 2 और 3 को देखा है? अगर आपने देखा है तो आप प्लीज कमेंट करें और हमें बताएं कि आपने इनको रियल लाइफ में देखा है, नॉट इन वर्चुअली नहीं, आपने अगर रियल में इनको देखा है तो आप बताएं, और अपने पेरेंट्स से भी जानकारी इसमें ले सकते हैं आप। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रॉपिंग। बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर कल्टीवेशन बाय लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। सॉइल जो हार्डन हो जाती है उसको लूज करना पड़ता है, और लूज करने के बाद जो नीचे की सॉइल ऊपर, ऊपर की सॉइल को नीचे, जिसको बोलते हैं टर्निंग ऑफ सॉइल, वो प्रोसेस का यूज की जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लाविंग। इस प्रोसेस को टिलिंग और प्लाविंग बोलते हैं। इट इज डन बाय यूजिंग प्लाव, हॉ और कल्टीवेटर। कल्टीवेटर के थ्रू और प्लाव के थ्रू इसको प्रोसेस को यूज किया जाता है। द सॉइल इज देन लेवल्ड, उसके बाद सॉइल को लेवल किया जाता है ताकि सभी क्रॉप के प्लांट्स को, क्रॉप के सभी प्लांट्स को इक्वली वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, और इसके लिए दे आर यूजिंग लेवलर्स। प्लाउइंग हेल्प्स द रूट्स टू ग्रो डीपर इन द सॉइल। प्लाउ करने से जो लूज सॉइल है वो अलाउ करती है कि जो प्लांट की रूट्स हैं, क्रॉप की जो रूट्स हैं, वो डीप सॉइल तक एंटर कर सके। देन सेकंड थिंग इज टू ब्रीथ इजीली, और इजीली ब्रीथ कर सकें क्योंकि लूज सॉइल में ज्यादा एयर ट्रैप होगी। एंड टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, और ज्यादा एरिया में अगर रूट्स पहुंच रही हैं तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब कर पाएंगी। नेक्स्ट इज सोविंग ऑफ सीड्स। सेकंड स्टेप इज सोविंग ऑफ सीड्स। दिस प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोविंग, मीन्स पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोविंग। फार्मर्स सेलेक्ट गुड क्वालिटी एंड गुड वेराइटी ऑफ सीड्स फॉर सोविंग। ये बहुत जरूरी है कि अगर आपने अच्छी क्वालिटी के सीड्स लिए हैं, अच्छी वैरायटी के सीड्स लिए हैं, तो उससे दो फायदे, एक तो आपकी क्रॉप की क्वालिटी अच्छी होगी, दूसरा आपकी क्रॉप की यील्डिंग भी ज्यादा होगी, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। सोविंग इज डन बाय स्प्रेइंग द सीड्स बाय हैंड। यहां आप देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट डायग्राम पिक्चर दिख रहे हैं, इसमें जो सोविंग है वो स्प्रेइंग सीड्स बाय हैंड, हाथ से ऐसे फेंक कर सीड्स को सो किया जाता है। सेकंड इज सीड ड्रिल्स हेल्प टू सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेस एंड प्रॉपर डेप्थ। उसके बाद जो ड्रिल मशीन यूज की जाती हैं, इन मशीन के थ्रू इक्वल डिस्टेंस पर सीड्स को सो करने में हेल्प मिलती है। दिस प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग। इससे क्या होता है, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स नहीं हो पाती,
of plants so that all plants are getting enough sunlight, enough water and enough nutrients. So this is the process, second process of cropping, sowing of the seeds. I hope it's clear. Next it comes the adding manure and fertilizers. Now the germination taking place in the soil and the sprouts are coming out and small plants are coming out the crop. Here manures and fertilizers supply the nutrients that are required for the proper growth of the plant. प्लांट के एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स और कुछ की जरूरत होती है और इन न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई दो तरीके से की जा सकती है, बाय प्रोवाइडिंग सम मैन्योर्स और बाय प्रोवाइडिंग सम फर्टिलाइजर्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स? यहां देखिए, मैन्योर आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट आर बीइंग ऑब्टेन्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. प्लांट और एनिमल वेस्ट को अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज किया जाता है तो उससे बनने वाला जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड मैन्योर, बट द फर्टिलाइजर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट. Fertilizers are the inorganic salt that are containing nutrients, for example, nitrogen, phosphorus, potassium, etc. And these are made in factories. Factories में इनको प्रोडक्शन किया जाता है. For example, यूरिया, पोटास, अमोनियम सल्फेट, सुपर फोस्फेट, NPK. NPK फुल नेम यहाँ पे रखा है, नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम, तीनों एक साथ रखते हैं. अब इससे फायदा क्या है? What is the advantage of manure? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, what are the advantages of manure? Manure क्यों यूज करना चाहिए in comparison with the fertilizer? So manure increases the water holding capacity of the soil. First thing, manure से soil की water holding capacity increase होती है, ज्यादा समय तक water को hold करके रखेंगी. अगर soil ज्यादा समय तक water को hold करके रखती तो crop के लिए availability of water will be for more time, for a longer time. And second advantage is the manure makes the soil porous. Porous means with the holes, छोटे छोटे होल्स बनाता है. एंड दीज इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये पोर्स जो हैं वो गैसेस के एक्सचेंज के लिए हेल्प करते हैं. आप सभी को पता है जो भी लिविंग बीइंग है उसको ब्रीदिंग करनी पड़ती है, तो रूट्स भी लिविंग बीइंग का एक पार्ट है, उन्हें भी ब्रीदिंग करनी पड़ती है. तो ब्रीदिंग के समय गैसेस का एक्सचेंज कंपल्सरी है. देन इट कम्स द मैन्योर हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स. ये मैन्योर जो है कुछ माइक्रोब्स जो क्रॉप के लिए यूजफुल होते हैं उनके ग्रोविंग के लिए भी ये हेल्प करते हैं, जैसे राइजोबैक्टर जो बैक्टीरिया हैं उनके लिए ये जरूरी है. देन इट कम्स लास्ट एडवांटेज इज दैट इट इंप्रूव्स द सॉइल टेक्सचर. जो मैन्योर है सॉइल की टेक्सचर को भी इंप्रूव कर देते हैं ताकि वो लॉन्ग समय तक अपनी टेक्सचर को बनाए रखें, अपनी फर्टिलिटी को बनाए रखें. देन इट कम्स द इरिगेशन टाइम. इरिगेशन मीन्स व्हेन द स्प्राउट्स आर कमिंग आउट एंड दे आर टेकिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देन दे नीड सम वाटर ऑल्सो टाइम टू टाइम. सो टाइम टू टाइम वाटर प्रोवाइड करना क्रॉप्स को दैट इज कॉल्ड इरिगेशन. अब इरिगेशन के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं. ओल्डन टाइम्स में इरिगेशन के अलग मेथड थे, लेकिन मॉडर्न टाइम में उनके मेथड्स जो है डिफरेंट हो गए हैं. द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन. सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन. सो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूब वेल्स, ponds, lakes, rivers, dams and canals also. These are the sources of irrigation. Then out of these, some methods are traditional method and some are modern method. So first of all we will discuss about the traditional methods of irrigation. So इसमें include है the traditional methods of irrigation are by using moat, that is called pulley system, chain pump, dhekli, that is dhekli, and rehat. Here also, अब अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रह रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप उनको कॉल भी करके पूछ सकते हैं कि रेहट क्या होता है. आपने अगर देखा है रेहट, ढेकली, इनको अगर देखा है तो आप आपके साथ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. बहुत अच्छा लगेगा आपको उनके साथ बात करने में. सो देखते हैं कौन कौन बच्चे अपने पेरेंट के साथ में बात करते हैं. अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बात करते हैं तो लेट अस नो वेदर आपके पेरेंट्स ने इन किसी ट्रेडिशनल मेथड्स को
रियली में देखा है या यूज किया है तो प्लीज लेट अस नो। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने इनको यूज किया था या मेरे पेरेंट्स ने भी इनको यूज किया है। नेक्स्ट इट कम्स द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर दैट इज स्प्रिंकलर सिस्टम, यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, in this picture, and drip system. Drip system is here. Drop by drop water is getting to the roots of the plants. So ये बहुत ही अच्छी मेथड है, इसमें वाटर का जो है वेस्टेज कम से कम होता है। They are used where the availability of water is less and helps to reduce the wastage of water. और इन न्यू मेथड से कम वाटर यूज होता है और वाटर का वेस्टेज कम होता है। Then it comes the protection of field from the weeds. देखो जब क्रॉप हम सोइंग करते हैं, क्रॉप हम प्रोडक्शन करते हैं, तो क्रॉप के साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी डेवलप हो जाते हैं। उन अनवांटेड प्लांट्स को ही हम वीड्स कहते हैं, ठीक है। और वीड्स को रोकने के तरीके हैं मैन्युअली हम उनको पिकअप करें, रिमूव कर दें, और या फिर हमें फिर किसी केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी, केमिकल्स की हेल्प से भी हम उनको स्प्रे करके और रिमूव कर सकते हैं। बट बेटर होगा उनको हाथ से ही रिमूव किया जाए। हाथ से रिमूव करने से ये होता है कि सोइल में किसी प्रकार के केमिकल्स को यूज नहीं करना पड़ता, कि जो केमिकल हम वीड्स को रिमूव करने में यूज करते हैं वो एट लास्ट एनवायरमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो ये मेथड जो है अलग अलग हो सकते हैं। खुरपी के हेल्प से, खुरपी बहुत से पेरेंट्स ने जरूर यूज की होगी, तो आप उनसे बात करें कि जब वीड्स रिमूव करने के लिए आप किन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते थे, वो आपको डेफिनेटली बताएंगे। अगर आप बात करते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। देन इट कम्स द टाइम फॉर हार्वेस्टिंग। व्हेन क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग मीन्स जब कंप्लीट हो जाती है, पक जाती है पूरी तरह से फसल, देन इट्स टाइम टू कट इट। So the cutting of the crop is called harvesting in technical term. The cutting and removing of the crop from the field after maturity is called harvesting. फील्ड में से क्रॉप को, जब क्रॉप पक जाती है, पूरी तरह से तैयार हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो फिर उसको रिमूव करना ही क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग कहलाता है। हार्वेस्टिंग कैन बी डन मैन्युअली और बाय यूजिंग ए सिकल और बाय मशीन्स ऑल्सो। ओके, दीज मशीन्स आर कॉल्ड हार्वेस्टर। अगर कोई मशीन ओनली हार्वेस्टिंग में काम आ रही है तो उसको हार्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है। और कुछ मशीन ऐसी भी हैं जो हार्वेस्टिंग के साथ साथ थ्रेसिंग भी करती हैं, तो ऐसी मशीन को हम कंबाइंस बोलते हैं। तो आजकल तो ये बहुत कॉमन है, कंबाइंस को बहुत यूज किया जाता है। आफ्टर थ्रेसिंग द हस्क इज रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रेन्स। ग्रेन से के साथ से हस्क को रिमूव किया जाता है, और इसके डिफरेंट मेथड्स आप क्लास 6 में 7th में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से आप उनके बुक्स को देख सकते हैं, या यूट्यूब के आपने जो टीचर ट्यूब के चैनल पे जाकर वहां से भी किसी वीडियो को आप उठा के देखें क्लास 6 के, तो आपको वहां पर भी ये विनोविंग, ठीक है, इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। इट कैन बी डन बाई यूजिंग ए विनो और बाई ए विनोविंग मशीन। बाई हैंड भी यूज कर सकते हैं और मशीन के थ्रू भी हम इसको यूज कर सकते हैं। दीज आर द मशीन, दोज आर कॉल्ड यूज्ड इन, ये हाथ से कर रहे हैं, ठीक है, सेपरेशन ऑफ हस्क एंड सीड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इट कम्स द टाइम फॉर स्टोरेज। नाउ फसल जो है तैयार हो गई है, उसको हमने थ्रेसिंग भी कर लिया है, अब सीड्स जो है अलग हो चुके हैं, अब सीड्स को स्टोरिंग करने का टाइम आ गया है। तो बिफोर वी स्टोर, आफ्टर हार्वेस्टिंग द थ्रेसिंग एंड विनोविंग, द ग्रेन्स आर ड्राइड इन सनलाइट। धूप में उनको थोड़े समय के लिए सुखाया जाता है ताकि उनकी जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है दैट कैन बी रिमूव्ड। देन द ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन जूट बैग्स। जूट बैग्स तो आपने देखे ही होंगे, आपके घरों में यूज भी करते हैं इनको, तो ये क्लास 6-7 में हमने पढ़ा भी है। एंड मेटल बिन्स में भी इनको यूज किया जाता है, जैसे मेटल बिन्स यहाँ पर हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोज और इन ग्रेनरीज। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये ग्रेनरीज हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट। रैट्स और इंसेक्ट से बचाने के लिए भी इनको बहुत बड़े बड़े स्टोरिंग बॉक्सेस में रखा जाता है, जिनको हम बोलते हैं ग्रेनरीज। तो ये हो गया क्रॉप प्रोडक्शन कंप्लीट, क्रॉप का काम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है एक और टॉपिक हमारे सिलेबस में जुड़ा हुआ, दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। हम चाहते तो इसका एक अलग से वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अब इतना ज्यादा ये लंबा नहीं बचेगा, इसलिए छोटे टॉपिक में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द रियरिंग ऑफ एनिमल्स
ऑन ए लार्ज स्केल फॉर सम यूज इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल्स को रियरिंग करना, बड़े लेवल पर, बड़े स्केल पर रियरिंग करना किसी एक पर्पज के लिए, किसी स्पेशल पर्पज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर रियरिंग द hen for the eggs, then it's a husbandry. Okay, we get milk, meat, eggs, honey, all these from the animals only, and these things are being eaten by this cow, buffalo, sheep, goat, chicken, duck, fish and honey bees also. honey bee से हमें क्या मिलता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। कितने बच्चों ने रियल हनी बी से जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको टेस्ट किया? रियल दैट इज नॉट आप बाजार से जो लेकर आ रहे हैं उसकी बात नहीं कर। अगर आपने रियली में हनी बी को यूज करते, जहां पे हनी बी ने अपना बनाया है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है आप कमेंट करके बताएं, और आपने यूज किया है, उसको टेस्ट किया, खाया है तो वो भी बताएं। ठीक है, सो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम इतना ही। बाकी के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सो इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।